Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 11 on ray optics chapter 9 class 12 और आप सभी को बता दूं पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले केस के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें इमेज हमने नियर पॉइंट पर बनाई है। जो ऑब्जर्वर है वो चाहता है कि उसे नियर पॉइंट पर देखना है तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाई गई। आज सेकंड केस पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिसमें इमेज बनाना चाहेंगे इन्फिनिटी पर, जिसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस भी कहते हैं, जिसे रिलैक्स्ड आई का केस भी कहते हैं। इन्फिनिटी पर जब इमेज बनती है तो हम उसे रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट और इन्फिनिटी पर इमेज है, ये तीन तरह से इस केस को पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इन्फिनिटी पर इमेज किस तरह से बन सकती है, आपको जानना है ये चीज़ें। और प्रीवियस लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाया गया। दो लेंसेज का मैंने यूज किया, इमेज मैंने नियर पॉइंट पर बनाई, फाइनल इमेज जो बनी। तो ये हेडिंग है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सेकंड केस की बात करेंगे जिसमें इमेज इन्फिनिटी पर बनाना चाहेंगे हम। मैग्निफिकेशन बताई है मैंने आपको हर एक की। सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाई यू आई थी या 1 प्लस डी बाई एफ जब नियर पॉइंट पर इमेज बने और d बाई एफ जब इन्फिनिटी पर इमेज बने। ठीक इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया हमने, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया, एक आई पीस बनाया और इमेजेस बनाई हमने उनसे, उसमें मैग्निफिकेशन आई, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई आई पीस की कर दीजिए भाई, होती तो यही है मैग्निफिकेशन पे। ये पहला लेंस भाई हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये पहला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है मान लीजिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है C1, इसकी एक फोकस होनी चाहिए F0 नाम दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव की फोकस को, और इतनी ही इधर भी एक फोकस होनी चाहिए, F0 नाम दीजिए, और फिर 2F0 होना चाहिए इसके लिए, और इसी तरह से इधर भी 2F0 रहा होगा इस तरह से। तो 2F0 इस तरफ भी होना चाहिए इस तरह से। ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी जानी चाहिए और वो ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे रख दीजिए भाई। रियल इमेज बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव से, इसलिए फोकस से थोड़ा सा पीछे एक ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया है जिसकी हाइट मान लीजिए h है, और ये ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसीलिए इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा गया है। तो इसकी कुछ फोकल लेंथ भी थी यहाँ पर इस तरह से। अब इससे जो रे हैं, एक रे इससे पैरेलल कंसीडर की जाए, एक रे इससे पैरेलल कंसीडर की जाए, पैरेलल आने वाली ये रे फोकस पर जाएगी। एक रे इससे ऑप्टिकल सेंटर पर ली जाए, ऑप्टिकल सेंटर वाली ये रे जो है ये सीधी जाएगी बिना किसी डायरेक्शन में बेंड हुए, और ये दोनों रेज एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पर एक, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर एक ए डैश बी डैश इमेज बनेगी इस तरह से। ये एक रियल इमेज बनाई है हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस ने। ये ऑब्जेक्टिव एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने जो इमेज बनाई है वो रियल इमेज है। 2F एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखी थी, बियॉन्ड 2F बन गई है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से U0 कहा जा सकता है। इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस से वो V0 कहा जा सकता है ऑब्जेक्टिव लेंस से। इस तरह से डिस्टेंसेस को डिनोट करिए। एक लेंस को पहले कंप्लीट करिए तभी आपका पूरा डायग्राम बन पाएगा। तो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था और उससे हमने इमेज बनाई थी, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब बात आई है
दो लेंस के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये वाला लेंस एक इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी एक और इमेज बनेगी। दूसरे लेंस जो बनाएगा, आई पीस बनाएगा, वो फाइनल इमेज होगी। तो आपको बस इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज देखनी है, कहाँ बनेगी, फिर ये इमेज दूसरे लेंस के लिए हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनानी है। और इसके लिए क्या किया जाए, पहले लेंस के लिए बातें कंप्लीट हो गई, वही ऑब्जेक्ट रखी थी, इमेज बन गई, U नॉट था, V नॉट था, ऑब्जेक्टिव लेंस था ये। इसके बाद में ये इमेज तो अभी इतनी बड़ी नहीं बनी है कि आप एक छोटे से सेल को देख सकें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकें, सिंगल सेल को देख सकें, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरत है एक और लेंस रखने की जो इस इमेज को और बड़ा बनाए भाई। इस तरह से ये रेज कंटिन्यू आगे जाएंगी, ये रेज जो आई हैं ये और आगे जाने वाली रेज हैं, ये और आगे जाएंगी। और एक और लेंस यहाँ पर अगर रख दिया जाए भाई, एक और लेंस यहाँ पर रख दिया जाए और इस लेंस का नाम है आई पीस भाई। एक और लेंस यहाँ पर रखा जाए और इस लेंस का नाम है आई पीस कहा जाता है इस पर, क्योंकि ऑब्जर्वर की आईज इस तरफ होंगी। तो इस लेंस पर जब ये रेज पहुंचेंगी, इस लेंस पर जब ये रेज पहुंचेंगी इस तरह से, तो ये रेज इस तरह से इस लेंस पर पहुंची, इन्हें कन्वर्ज करेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से कन्वर्ज करेगा कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। और भाई ये पहले लेंस ने जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है, ऐसा सिस्टम हो गया है भाई। इसके पहले केस में क्या था कि इस आई पीस की एक फोकस इधर है Fe और इस आई पीस की एक फोकस इधर भी है। पिछले पहले वाले केस में तो क्या हुआ था कि जो इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने ये इमेज जो बनाई है A डैश B डैश, इसकी हाइट कुछ H डैश है मान लीजिए, तो ये फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई थी। तब इसने एक इमेज यहीं पर बना दी थी और जो इसका डिस्टेंस था वो एग्जैक्ट ऐसा बनाया मैंने कि D डिस्टेंस पर जाकर बन जाए। मैं इस लेंस को इन दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा कर कर ऐसी एडजस्टमेंट कर सकता था कि ये जो पहले ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है ये एग्जैक्टली आई पीस की फोकस पर आकर बन जाए भाई। ये एग्जैक्टली आई पीस की फोकस पर आकर बन जाए, Fe पर बन जाए ये A डैश B डैश इमेज जो है। और यानी अब ये जो इमेज बनाई है पहले लेंस ने, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UE लिखने की जरूरत नहीं, अब वो Fe के इक्वल लिखा जा सकता है, फोकल लेंथ के इक्वल लिखा जा सकता है, क्योंकि फोकस पर है। इस पहले लेंस द्वारा बनाई गई ये इमेज जो है ये आई पीस की फोकस पर आई है, फोकस पर रख दी गई है ये मान लीजिए, और ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी फोकस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट से ये लाइट्स आई हैं, तो इस तरह से इन लाइट्स को कन्वर्ज करेगा, इस तरह से इन लाइट्स को कन्वर्ज करा जाएगा, इस तरह से कन्वर्ज होंगी ये लाइट। ऑब्जर्वर देखेगा अगर प्रोड्यूस कर कर, ऑब्जर्वर देखेगा अगर प्रोड्यूस कर कर, तो रेज कैसी लगेगी उसे, पैरेलल। यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब देखेगा, तो यहाँ बैठा ऑब्जर्वर जब देखेगा, इस इमेज को देखने की कोशिश जब वो कर रहा था, तो उसे लगेगा ऑब्जर्वर को कि ये रेज तो पैरेलल आई थी कहीं से, यानी उसे लगेगा इमेज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। रेज पैरेलल आ रही हैं ऑब्जर्वर के लिए, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इन्फिनिटी पर क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा केस है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पर हमने बनाई है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का ये केस है, रिलैक्स्ड आई का केस भी इसे कहेंगे। एक एक करके चीजें पूरी करें भाई। पहले ऑब्जेक्टिव बनाएं, फोकल लेंथ 2f नॉट, इधर f इधर 2f नॉट दिखाएं, फोकस से बाहर a b ऑब्जेक्ट रखें, h हाइट की, u नॉट डिस्टेंस है, रेज पैरेलल गई फोकस पे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, यहां आकर इंटरसेक्ट करेंगे, एक इमेज बनेगी, a डैश b डैश h डैश हाइट की बनेगी, v नॉट डिस्टेंस पर बनेगी।
ये इमेज इसकी ऑब्जेक्ट की तरह है और इसकी फोकस पर बन गई है जाकर, तो ये FE डिस्टेंस है यहाँ से, और इसने इमेज कहाँ पर बना दी, इन्फिनिटी पर बना दी। इन दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ कहा जाता है। पहले वाले केस में ये ट्यूब लेंथ V0 प्लस UE लिखी गई थी, क्योंकि ये डिस्टेंस UE नाम दिया था मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस IP से। इस बार ये एग्जैक्टली फोकल लेंथ के इक्वल है, तो V0 प्लस में F0 लिख दिया मैंने इस डिस्टेंस को, और इस L डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ कहा जाता है। इस डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है, इस तरह से। फिर वही बात मैग्नीफिकेशन की, आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था कि भाई मैग्नीफिकेशन तो क्या है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई में आईपीस की मैग्नीफिकेशन में। दो लेंस हैं अगर ये, तो इनकी मैग्नीफिकेशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज अपना वही तरीका भी चलेगा। वही तरीका कौन सा, ये इमेज जहां जाकर बनी है फाइनल इमेज, भाई फाइनल इमेज जहां कहीं भी बनी है उसने ये लाइट वाली देखें आप, तो ये लाइट जो है ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर आकर इस आई ह्यूमन आई के साथ बीटा एंगल बनाती है भाई। मैं ये कहता हूँ ना आई के साथ एंगल, भाई कहने का मतलब यहाँ ऑब्जर्वर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस वाले ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो बीटा है। ठीक है, ये बीटा एंगल इमेज ने बनाया है कहीं इन्फिनिटी से, और ये ऑब्जेक्ट मान लो d डिस्टेंस पर रख दी जाए, कंपैरिजन किया जाए कि ये AB ऑब्जेक्ट जो है, ये AB जो ऑब्जेक्ट है, ये AB ऑब्जेक्ट मान लो इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से C2 से d डिस्टेंस पर रख दी जाए, तो ये जो एंगल बनाएगी अल्फा। तो बीटा और अल्फा की रेशो, भाई इस AB ऑब्जेक्ट को इस ऑप्टिकल सेंटर से d डिस्टेंस पर यहां कहीं रख दूं, तो d डिस्टेंस पर रखने पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखने पर AB ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया ऑप्टिकल सेंटर के साथ, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, उस बीटा अपॉन में अल्फा की रेशियो को ही मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बट हमने देखा है कि पिछले केस में को सॉल्व कर कर इसकी मैग्नीफिकेशन इनटू में इसकी मैग्नीफिकेशन बन जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, तो इस बार ये डिस्टेंस है इमेज का V0 और ये ऑब्जेक्ट का U0 लिखा जा सकेगा, पॉजिटिव होती है भाई, ये एक कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, इसकी मैग्नीफिकेशन तो V0 अपॉन में U0 लिखी जा सकती है। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सेकंड वाला केस है, जब सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दूं और इन्फिनिटी पर इमेज बन जाती है, तो इसकी अपनी मैग्नीफिकेशन कितनी होनी चाहिए, D/F होनी चाहिए इन्फिनिटी वाले केस में, और D/F कर दीजिए आप इस तरह से, क्योंकि आईपीस की फोकल लेंथ है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, दो लेंस है यहाँ पर भाई। तो दो लेंस है अगर, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दोनों की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बीटा बाई अल्फा से भी सॉल्व किया जाए। इस केस में हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले केस में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को बीटा बाई अल्फा की रेशियो से आगे प्रोसीड कर डिराइव किया था। आगे चलकर मैंने लिखा भी था कि देखिए ये तो मैग्नीफिकेशन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और होती ही है भाई दो लेंस की, तीन लेंस चार लेंस जितने भी हों, मैग्नीफिकेशन उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो ये मैग्नीफिकेशन लिखी जाएगी, एक बार इसकी मैग्नीफिकेशन देखें, एक बार इसकी देखें। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और किस तरह से किए जाएंगे ये जानेंगे हम आकर में। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केस समाप्त होते हैं भाई। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने देखा ऑब्जेक्टिव छोटा है किससे, आईपीस से भाई। ऑब्जेक्टिव छोटा है आईपीस से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी बहुत छोटी है भाई, ऑब्जेक्ट हमारी छोटी है काफी ज्यादा, और उससे आने वाली लाइट ही बहुत कम है, और हम नहीं चाहते ज्यादा बड़ा लेंस हो और ज्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब करे और एनर्जी का क्या हो, लॉस। लेंस से जब लाइट रिफ्रैक्शन होता है, लेंस को जब लाइट पास करती है, कुछ लाइट को लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी का क्या होता है, लॉस। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव इज
ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन आई पीस इन माइक्रोस्कोप में आई पीस से छोटा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा क्यों? और आप आंसर में लिखिएगा as the object is very small in case of microscope, so to reduce the loss of energy due to absorption in lens, to reduce the loss of light या energy due to the absorption in lens, the objective is chosen small way। तो छोटा हमने ऑब्जेक्टिव को छोटा सिलेक्ट किया है इसलिए ताकि एनर्जी का लॉस ज्यादा ना हो। हमारी ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा सा सेल है भाई, उससे लाइट जो आ रही है वो ज्यादा बड़े लेंस पर गिरेगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और लाइट का लॉस हो जाएगा, इमेज क्लियर नहीं बनेगी। इसलिए हमने माइक्रोस्कोप में एक मिरर भी लगाया है लाइट, ताकि उस पर बहुत सारी कन्वर्ज हो गई इस तरह से। तो हमने जान लिया कि क्यों इस तरह से ऑब्जेक्टिव छोटा लिया गया है इसमें। जबकि अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप पे। हम टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं। अगला डिवाइस है टेलीस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप है जो बहुत छोटी चीज को देखने के लिए यूज आया है, और टेलीस्कोप है जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जा सकता है। तो टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप हमारा अगला डिवाइस है। टेलीस्कोप दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करेंगे, और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो ग्राउंड पर यूज किया जा सकता है किसी बिल्डिंग को देखने के लिए, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम नहीं पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं पढ़ना आपको इस बार, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए, स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर इलिप्स, लूनर इलिप्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का जो यूज करते हैं। दो तरह के टेलीस्कोप हो सकते हैं भाई इस एस्ट्रोनॉमिकल में भी। रिफ्रैक्शन पर बेस्ड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब जो लेंस से बनाए गए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब जिनमें ऑब्जेक्टिव को एक मिरर से बनाया गया है। चाइना में बहुत बड़ा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, लेह लद्दाख में भी काफी बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है। तो टेलीस्कोप की कई सारी वैरायटीज है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बट हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। वैसे ज्यादा अंतर है नहीं भाई, ज्यादा अंतर है नहीं, मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है। लेकिन फिलहाल हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे और उसमें रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं जो लेंस से बनाए गए हैं भाई। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला केस है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला केस when image is at near point by when final image is at near point by जब आपने फाइनल इमेज को नियर पॉइंट पर बनाने की सोची है, नियर पॉइंट पर आप बनाना चाहते हैं फाइनल इमेज को, फिर बी पार्ट पढ़ेंगे जब हम इन्फिनिटी पर बनाना चाहेंगे। फिलहाल हम इमेज को नियर पॉइंट पर बनाना चाहते हैं। देखिए टेलीस्कोप से जो चीजें देखी जाएंगी वो हमसे बहुत दूर हैं, वो इन्फिनिटी पर है भाई। टेलीस्कोप से जो चीजें हमें देखनी है
वो इन्फिनिटी पर हैं और इन्फिनिटी वाली चीजों को देखेंगे तो भाई टेलीस्कोप में भी एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इस तरह से। टेलीस्कोप में भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इस तरह से। तो टेलीस्कोप में भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और भाई यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है आईपीस से। इसके केस में, टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है आईपीस से। और ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आएगा पेपर में। तो ये डिफरेंस आपके लिए कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आ जाएगा पेपर में और इसलिए आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको, भाई मैंने आपको बताया है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव स्मॉल इसलिए है क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है, लाइट बहुत कम आ रही है सोर्स से और हम नहीं चाहते ज्यादा एनर्जी का क्या हो, लॉस हो। यहां ऑब्जेक्ट बड़ी तो ऑलरेडी है भाई। आप किसी स्टार को देखना चाह रहे हैं, किसी प्लेनेट को देखना चाहते हैं, तो आप सन को, मून को, किसी को भी देखना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है भाई, छोटी नहीं है वो। तो आप जब किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसको मैग्नीफाई करता है कौन, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी बड़ी इमेज दिखाता है भाई हमें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेलीस्कोप के केस में हम दूर की चीजें देखने वाले हैं और जब हम दूर की चीजें देखने वाले हैं वो साइज में ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, स्टार्स, मून्स, इनको साइज की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमसे दूर इतने ज्यादा हैं कि इनसे लाइट जो आ रही थी वो हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो चुकी है। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करें भाई इस बार वो। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके, लाइट गैदरिंग पावर बढ़ानी है हमें, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव बड़े साइज का रखूंगा आईपीस से। जबकि माइक्रोस्कोप में, कहने का मतलब आईपीस तो नॉर्मल चीज है भाई। एक केस में आईपीस से भी छोटा बनाया है मैंने ऑब्जेक्टिव और एक केस में आईपीस से बड़ा बनाया, तो साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। कुछ तो एक जैसा ही था दोनों केस में, तो बनाने में ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस तो दोनों बार सेम चल रहा था, आईपीस दोनों बार सेम था भाई इस तरह से। तो आईपीस तो लगभग सेम ही है भी दोनों केस में, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्टिव जो है वो आईपीस से बड़ा लगेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ बड़ा लेंस लगाता हूँ भाई। आप टेलीस्कोप को अगर देखेंगे ना, आगे से बड़ा होगा डायमीटर, छोटा होता जाएगा इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है भाई हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस है इस तरह से। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है इस तरह से। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से लाइट्स कैसी आती हैं, पैरेलल। इन्फिनिटी से लाइट्स किस तरह की आती हैं भाई, पैरेलल लाइट्स आती हैं इन्फिनिटी से। तो एक लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर से आई है और ये पैरेलल जो लाइट आई है इस तरह से, आप पैरेलल लाइट कंसीडर करिए। हमारा सोर्स इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से लाइट्स कैसी आती हैं भाई, पैरेलल। तो ये लाइट आई है इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट से, जो ऑप्टिकल सेंटर से निकली है और ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी भाई। एक और रे पैरेलल आई है एक दूसरे के पैरेलल, ये मत सोचेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी होती तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आती भाई, लेकिन इस वक्त मैंने क्या कहा है, रेज ही पैरेलल आएंगी और कहीं इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो जरूरी नहीं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखी गई हो। इसलिए इस तरह से मैंने कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट से दो रेज आई हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब सोर्स होता है रेज पैरेलल आती हैं भाई। तो पैरेलल रेज आई है इस तरह से। पैरेलल आने वाली ये रेज जो है भाई, जब रेज ही पैरेलल आई हैं, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो उसकी इमेज नियरली फोकस पर बनती है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है एग्जैक्ट फोकस पर। और अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पर आकर बनती है।
तो ये मत सोचिए ये रेज कहां पर जाएंगी, एक तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली मैंने सीधी भेज दी इस तरह से, और एक ये वाली जो रेज आई है, ये वाली जो रे आई है ये इस तरह से कन्वर्ज होगी, ये इस तरह से कन्वर्ज होगी यहां पर कि जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक इमेज बनेगी, जाकर ए बी नाम दे दो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं नाम दी नहीं गई, ये एक इमेज बनी है इस तरह से। और ये जो डायरेक्टली रेज आई है ऑब्जेक्ट से, ये रेज डायरेक्टली आई हैं, इन्होंने डायरेक्टली एंगल जो बनाया है, इन्होंने डायरेक्टली जो एंगल बनाया है वो एंगल अल्फा है भाई इस बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन नहीं, किसी डी डिस्टेंस पर नहीं रखेंगे हम इसे, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, कहीं पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट पैरेलल आएगी और डायरेक्ट आने वाली लाइट ने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई, एक ऊपर आई थी इस तरह से बेंड हो गई है, और भाई ये अगर अल्फा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से यहाँ पर भी इसे अल्फा नाम दे दीजिए भाई, ये भी अल्फा नाम दिया जा सकता है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और ये जो इमेज आकर बनी है, ये जो इमेज आकर बनी है यहाँ पर, तो ये जो इमेज बनी है यहाँ पर पहुंचकर, ये इमेज जो बनाई है इस इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव ने, इसकी हाइट मान लो कुछ h है, और ये ऑब्जेक्टिव की फोकस पर आकर बनी है भाई, f0 पर आकर बनी है इस तरह से, बिल्कुल f0 पर आकर बनी है भाई, लाइट पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होती है कॉन्वेक्स लेंस उसकी इमेज अपनी फोकस पर बनाता है। तो ऐसे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सन की तरफ रखेंगे, सन से आने वाली लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी और पेपर पर उसकी इमेज दिखाई देगी भाई। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट थी तो इस ऑब्जेक्टिव ने अपनी फोकस पर इमेज बना दी है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये तो ऑब्जेक्टिव की f0 के इक्वल लिखा जा सकता है, इमेज जहां पर बनी है ये f0 के इक्वल लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव की फोकस पर बनी है। ये रेज और आगे जाएंगी भाई, अभी ये इमेज इतनी शार्प नहीं बनी होगी, इतनी बड़ी नहीं बनी होगी, मतलब इतनी क्लियर नहीं होगी कि आप इसे देख पाएं, इसलिए भाई ये रेज और आगे जाएंगी, और आगे जब ये रेज जाएंगी तो आपने एक और लेंस रख दिया है भाई, आपने एक और लेंस रखा है इनके रास्ते में, और इस लेंस का नाम है आई पीस, और ये ऑब्जेक्टिव से कुछ छोटा होगा भाई। तो यहाँ पर आपने एक लेंस रख दिया इस तरह से, तो ये जो लेंस आपने रखा है इसका नाम है आई पीस, और ये ऑब्जेक्टिव से थोड़ा छोटा ही बनेगा, तो इस तरह से इसे थोड़ा छोटा ही बनाइएगा इससे। और यहाँ पर ये जो रेज आई है इस तरह से कॉन्टिन्यूसली, ये रेज फिर कन्वर्ज हो जाएंगी, इस तरह से कन्वर्ज कराइए भाई। ये जो इमेज बनाई है इस पहले वाले लेंस ने, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट की, ये इस आई पीस का सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर C2, ये लेंस का नाम है आई पीस। और भाई ये जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की, ये आई पीस की फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर बनी है। तो ये जो इमेज बनी है इस तरह से, ये जो इमेज बनी है इस तरह से, ये इमेज जो बनी है यहाँ पर, ये आई पीस की फोकस के अंदर बनी है, इसकी एक फोकस इधर भी रही होगी FE, तो फोकस के अंदर जब बनती है तो ये यहीं पर कहीं प्रोड्यूस करिए इसको, इन्हें भी प्रोड्यूस करिए इस तरह से, इन्हें भी प्रोड्यूस करिए इस तरह से। तो ये लाइट जो थी इनसे, इनको ऑब्जर्वर ने प्रोड्यूस कर कर देखा भाई, ऑब्जर्वर ने जब प्रोड्यूस कर कर देखा है इन्हें, ऑब्जर्वर ने प्रोड्यूस कर कर जब देखा है, ऑब्जर्वर को लगेगा ये लाइट यहाँ कहीं से आई हुई, जहां इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर एक A' B' इमेज बन गई है, और इस इमेज ने ये D डिस्टेंस पर इमेज बनी है भाई, ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है इस वक्त। तो ये अभी जो ये इमेज बनी है
वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है। ये जो इमेज बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है भाई, इस तरह से। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये इमेज बनी है। और यहां से तो ये जो यहाँ इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट थी, इसकी इमेज यहाँ इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पर आकर बन गई है भी। ये F0 ऑब्जेक्टिव का फोकस है। ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी FE आई पीस की फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये आ गई है और इसलिए इसकी एक इमेज यहाँ बन गई। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, तो इसका डिस्टेंस UE लिखा जाएगा यहाँ से। और भाई ट्यूब लेंथ को F0 मॉड्यूलस लगाता हूँ, मतलब साइन कन्वेंशन की बात नहीं करनी है लेंथ बताते वक्त, सिर्फ डिस्टेंस बताना है भाई। तो ट्यूब लेंथ की बात करी जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F0 है, फोकस पर बनी है ऑब्जेक्टिव की। फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह है, UE डिस्टेंस हो गया, ये ट्यूब लेंथ लिखी जाएगी। D डिस्टेंस पर आकर इमेज बन गई है फाइनल। और इस फाइनल इमेज ने यहाँ पर जो एंगल बनाया है आई के साथ प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो बीटा एंगल बनाया है इस तरह से। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रहा भाई। किसी इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट से, स्टार से, सन से, मून से, किसी प्लेनेट से आने वाली लाइट की एक इमेज यहाँ बनाई है। फिर इसकी एक और बड़ी इमेज इसने यहाँ बना दी है। इस तरह से आप उस दूर की चीजों को देख पाएंगे। तो ये लाइट को इकट्ठी कर रहा है भाई। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बड़ा क्यों लिया गया है इसमें टेलीस्कोप में, और ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों लिया गया है? ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आई पीस। इस केस में आई पीस से ये बड़ा क्यों है? तो वैसे ही आई पीस से बड़ा क्यों हो गया ये, तो क्योंकि भैया हमने बड़ा आई पीस उतना ही है पहली बार की तरह। ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आई पीस टू इंक्रीज लाइट गैदरिंग पावर भाई, टू इंक्रीज लाइट गैदरिंग पावर या कह लीजिए रिजॉल्विंग पावर में। रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हमने ऐसा किया है। क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट छोटी सी है, छोटी सी ऑब्जेक्ट की माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट छोटी सी थी, तो एनर्जी के लॉस को बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव को छोटा लिया गया भाई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बड़ी तो काफी है लेकिन दूर बहुत है, उससे आने वाली लाइट हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। उस लाइट को ही तो इकट्ठा करना है भाई, इसलिए बड़ा सा ऑब्जेक्टिव आप YouTube वगैरह पर डालिएगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, आप देख पाएंगे कि टेलीस्कोप के कितने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं भाई। बिल्कुल जैसे शादियों में टेंट लगाया जाता है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो मिरर से बनाया जाएगा। इतना बड़ा लेंस आसान नहीं होगा बनाना, हम उसे मिरर से बनाएंगे। मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भाई। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है आपको, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आई पीस टू इंक्रीज लाइट गैदरिंग पावर। और रही बात मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा बन गया, क्योंकि डेफिनेशन इस केस में क्या है कि मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, ब्रैकेट में लिखिए एट d डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस पर है, ब्रैकेट बंद करिए, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द रेज डायरेक्टली, to the angle subtended by the rays from object directly on I by alpha। तो मैंने ये कहा है आपको कि it is the ratio of angle beta subtended by final image at d distance to I to the angle subtended by rays coming directly from the object at I by। तो डायरेक्टली ये रेज आकर जो एंगल बना रही है वो अल्फा। नोट्स की कॉपी आपको मिलेंगी जल्दी ही, और उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी डेफिनेशंस कि ये यहाँ पर ये रेज जो आई थी ये अल्फा एंगल डायरेक्टली बना रही है, फाइनल इमेज यहाँ बीटा एंगल बना रही है, इनकी रेशियो ही मैग्निफिकेशन है। और आगे बढ़ा जाए
तो भाई नियरली इक्वल टू 10 बीटा कहेंगे इसे, और नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिखेंगे इसे, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ये बीटा के सामने ये ए बी और इमेज जो बन रही थी ना, इसे ए बी नाम दिया मैंने, ए बी नाम दे दिया इसे। ये इस छोटे ट्रायंगल में देखिए ए बी C2 में देखिए भाई इस तरह से, और इसके डिवाइड में यू ई डिस्टेंस है ये, यहाँ पर यू ई है ये, और बीटा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो भाई। ये अल्फा यहाँ बन रहा था, वर्टिकल अपोजिट से यहाँ भी बन रहा है, इस अल्फा के सामने ये ए बी फिर आ रही है इस ट्रायंगल में, ये ए बी और ये यू ई माइनस का लिखिएगा, और अपॉन में ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाई बेस लगाओ तो एफ नॉट, फोकल लेंथ इसकी एफ नॉट, और ऐसे है तो ए बी से ए बी कटेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट अपॉन में यू ई लिखी जा सकती है। हम लेंस फॉर्मूला लगाएं आईपीस के लिए और यू ई की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसमें फेर बदल किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूं बदलाव इसके अंदर, कि मैंने अगर लेंस फॉर्मूला लगाया है भाई, ये मैग्निफिकेशन आ गई है, लेकिन इसमें आपको यू ई की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन में यू ई ना गिवन हो, इसकी फोकल लेंथ गिवन हो, इसकी फोकल लेंथ गिवन हो, और डी डिस्टेंस गिवन हो। इन तीन चीजों से कैसे निकालेंगे, तो यू ई की वैल्यू निकालते हैं कैसे, लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f भाई। ये आईपीस के लिए लगा रहा हूं तो v e u e f e, और ये 1 माइनस का 1 अपॉन u e इज इक्वल टू, ये चीज उधर जाने दीजिए भाई इस तरह से। पहले आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। मैं आपको बता दूं v कैसा है, माइनस का d है, d डिस्टेंस पर इमेज बनी है, आई पीस के लिए v की वैल्यू d है, माइनस का d, u तो माइनस का u e ही है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ f e है भाई। 1 अपॉन में u e प्लस का हो गया, ये माइनस वाली टर्म उधर भेज दीजिए, 1 अपॉन में f e प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और इसके बाद भाई यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऊपर यहाँ पर इस तरह से। तो ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू चाहिए थी हमें, और आ गई हमारे पास, जो कि इक्वल लिखी जा सकती है। 1 अपॉन में एफ ई कॉमन ले लीजिए दोनों में से, यहाँ से 1 अपॉन एफ ई कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में से एफ ई कॉमन चाहिए तो एफ ई ऊपर आ जाएगा इसके अंदर, एफ ई बाई डी हो जाएगा। ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू भाई एफ ई से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, एफ ई से नीचे मल्टीप्लाई किया है, और नीचे वाला एफ ई कॉमन ले लिया है, ऊपर बच गया, इस तरह से किया गया है यहाँ पर। और ये वैल्यू वहां ले जाकर पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन माइनस का एफ नॉट पहले से ही है, ये एफ ई आ गया नीचे, और 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो इन दोनों की फोकल लेंथ गिवन हो, और d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजर 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें u e की जरूरत नहीं। इस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के में हम इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बता पाएंगे भाई इस केस के अंदर में। तो मैग्निफिकेशन के साथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये पहला केस समाप्त होता है, पहला केस खत्म होता है भाई यहाँ पर ये। और इस पहले केस के साथ अब दूसरे केस की बात करी जाए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दूसरा पार्ट भाई, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी भाई। तो व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी पर है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहेंगे इसे, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहेंगे इसे, रिलैक्स्ड आई का केस कहेंगे इसे। तो इंफिनिटी वाले के कई नाम है भाई, रिलैक्स्ड आई का केस भी कह सकते हैं इसे। और इसमें तो छोटी सी बात में ही बदलाव करना है भाई, आप जानते हैं कि ये अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बना लिया गया भाई, तो ये अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे माइक्रोस्कोप का, तो ये अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे माइक्रोस्कोप का, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे आईपीस का, हमारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव है, और ये C1 इसका ऑप्टिकल सेंटर है।
ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट एक बार फिर इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आई है, एक ऑप्टिकल सेंटर से आई है, सीधी चली गई है भाई, किसी भी डायरेक्शन नहीं मुड़ी, डायरेक्टली आकर एंगल अल्फा बनाया है। एक और रे पैरेलल कंसीडर करी है, इस तरह से दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह से दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कि जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर एक ए बी इमेज बन गई है और एग्जैक्टली फोकस पर आकर बनी है। ये ऑब्जेक्टिव की फोकस पर आकर बनी है एग्जैक्टली। ये एंगल यहाँ पर अल्फा है तो ये एंगल यहाँ पर भी अल्फा नाम दिया जा सकेगा और ये ए बी ऑब्जेक्ट बनी है और ये एफ नॉट आई ऑब्जेक्टिव की फोकस पर जाकर बनी है एफ नॉट पर। देखिएगा कितना डायग्राम अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव पर इन्फिनिटी से लाइट आई, डायरेक्टली एंगल अल्फा बनाया और भाई ये इन्फिनिटी से लाइट आई है तो जहां जाकर इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस होगी भाई। तो इन्फिनिटी से लाइट जब आई है, फोकस पर आकर इमेज बन गई है, वहां पर एफ नॉट ऑब्जेक्टिव की फोकस है, ये डिस्टेंस एफ नॉट लिखा जाएगा। डायरेक्टली एंगल अल्फा बनाया, यहां भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से अल्फा नाम दे सकेंगे। और अभी इतनी बड़ी इमेज नहीं बनी थी, ये रेज और आगे जाएंगी और इसलिए एक और लेंस रख दिया गया जिसका नाम है आई पीस भाई, जिसका नाम है आई पीस। और ये आई जितनी रेज थोड़ी सी अल्फा जितना कम करोगे डायग्राम उतना सही बनेगा। पिछली बार मैंने अल्फा थोड़ा बड़ा कर दिया था तो ये इमेज बड़ी बनती है, ये लेंस बड़ा बनाना पड़ता है, फिर कंपैरिजन नहीं पता चलता। लेकिन अब साफ कंपैरिजन पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है टेलीस्कोप के केस में। भाई ये रेज कॉन्टिन्यूसली आगे गई है, इस तरह से यहाँ पर आई और भाई अब की बार ये जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है ऐसा सेटअप किया हमने कि भाई ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये आई पीस की इधर एफ ई फोकस है, जहां इस ऑब्जेक्टिव की फोकस है उसी पॉइंट पर आई पीस की भी फोकस कोइंसाइड कर रही है। यानी ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है ये आई पीस की फोकस पर ही जाकर बन गई है। और भाई डिस्टेंस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह है आई पीस के लिए और ये डिस्टेंस अब एफ ई लिखा जाना चाहिए। आई पीस से जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज है इस ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है, ये आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एफ ई है क्योंकि ये आई पीस की फोकस एफ ई पर बन गई है। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रख दी गई है, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रख दी गई है तो भाई देखने वाले को तो ये लगेगा कि ये रेज तो कहीं इन्फिनिटी से आई होगी भाई। ये रेज इस तरह से कन्वर्ज होंगी, ये रेज इस तरह से कन्वर्ज होंगी कि भाई ये रेज प्रोड्यूस करने पर, ये रेज प्रोड्यूस करने पर यहाँ बैठे ऑब्जर्वर को, यहाँ बैठे ऑब्जर्वर को ये रेज प्रोड्यूस करने में लगेगा कि ये कहीं इन्फिनिटी से आई होंगी और कहीं इन्फिनिटी पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। डायरेक्टली रेज जो आई है उन्होंने अल्फा एंगल बनाया, इन्फिनिटी पर कहीं इमेज बनेगी, वैसे यहां आकर तो वो बीटा एंगल ही बनाएगी। ये तो अब हर बार के लिए याद हो गया होगा आपको चारों केस में कि इस तरह से बीटा एंगल बनता है। मैग्निफिकेशन एक बार फिर लिखी जा सकती है बीटा बाई अल्फा या फिर लिखी जा सकती है ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में आई पीस की, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में आई पीस की, या बीटा बाई अल्फा वाले से डराइव किया जा सकता है। अब बीटा बाई अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा लिखेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस is defined as the ratio of angle beta subtended by the final image at infinity to I to the angle subtended by rays directly coming from the object at I by। तो डायरेक्टली आने वाली रेज ने जो एंगल बनाया अल्फा है और फाइनल इमेज जो कहीं इंफिनिटी पर जाकर बनेगी उसने एंगल बनाया बीटा है। इनकी रेशियो एक बार फिर क्या कहलाएगी, मैग्निफिकेशन। 10 बीटा फिर इस छोटे ट्रायंगल से ए बी परपेंडिकुलर होगा,
ए बी परपेंडिकुलर रहेगा और अपॉन में ये बेस इसका एफ ई के इक्वल होगा। इस तरफ के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। अल्फा फिर इस वाले ट्रायंगल से सामने ए बी होगा और ये डिस्टेंस एफ नॉट होगा आई पी, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में। ए बी से ए बी कटने पर इस केस में माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई, ये बनेगी क्या यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसके केस में? टेलीस्कोप के केस में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये और इस बार इंफिनिटी पर इमेज बनी है। इससे पहले वाले में बनी थी इमेज कहां पर? इससे पहले वाले में इमेज बनी थी कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्टिव बड़े लेने का पर्पस मैंने बताया है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना चाहते हैं, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करना चाहते हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई आपसे, अगर दो लेंस अलग अलग फोकल लेंथ के दिए जाएं आपको, मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस आपको प्रोवाइड कराए, दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट है, किसको आईपीस बनाओगे और किसको बनाओगे आप ऑब्जेक्टिव में? साइज में बड़ा चाहिए मुझे ऑब्जेक्टिव, ये तो है ही पर्पस भाई, लेकिन वैसे नहीं है। अगर मान लो साइज वगैरह सेम है और दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस आपके पास, किसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ऊपर है, आई पीस की नीचे है, तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसे बनाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव भाई, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसे बनाऊंगा आई पीस भाई। इससे क्या होगा? मैग्निफिकेशन हाई होगी भाई। तो अगर दो लेंसेज गिवन दिए जाएं फॉर टू लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ भाई, ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, a lens with larger focal length, a lens with larger focal length is chosen as objective। तो भाई जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसे चुना जाएगा एज ऑब्जेक्टिव, और जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसे चुना जाएगा एज आई पीस टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए। भाई न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे जानेंगे भाई, बड़े बेहतरीन न्यूमेरिकल होंगे, इन पर काफी बेहतरीन न्यूमेरिकल होंगे भाई। ये टेलीस्कोप कैसा है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, क्योंकि इसको लेंस की हेल्प से बनाया गया है, इसे लेंस की मदद से बनाया गया है, इसलिए ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। लेकिन और बेहतरीन बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी, उतना अच्छा इमेज बनाएगा। जैसे मैग्नीफाइंग पावर होती है ऐसी रिजॉल्विंग पावर होती है, हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन मतलब और अच्छी इमेज बनाएगा, शार्प इमेज बनाएगा, क्लियर इमेज बनाएगा, और जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी करेगा उतनी अच्छी इमेज बनाएगा। तो हम चाहेंगे ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए, और बहुत बड़े लेंस नहीं लिए जा सकते भाई, भारी हो जाते हैं वो, उन्हें नहीं हम इस तरह से हैंडल कर पाएंगे। इससे अच्छा है आप मिरर से ऑब्जेक्टिव बनाएं, और जब मिरर से ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा इन्हें कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के रे डायग्राम, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के रे डायग्राम बहुत बार पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल आपसे रिफ्रैक्टिंग वाले पर पूछे जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पहला टेलीस्कोप है न्यूटन के नाम से न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। पहला जो टेलीस्कोप कहलाता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में न्यूटोनियन, न्यूटन का टेलीस्कोप। भाई मैं आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, क्या फर्क है, क्यों हमने बनाए हैं, क्या क्या अंतर है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग वालों में। रिफ्रैक्टिंग वालों में ऑब्जेक्टिव लेंस का बनाया गया है, रिफ्लेक्टिंग वालों में ऑब्जेक्टिव एक मिरर बनाया गया है, यही सबसे बड़ा अंतर है पहली बात तो। और भाई किस तरह से बनाया गया? भाई इस तरह से ये एक क्या बनाया गया है, एक तरह से ये लगा लीजिए पाइप है कोई, लाइट जिसके अंदर ट्रेवल कर सकती है भाई।
तो ये एक ट्यूब है, तो ये एक ट्यूब है, बिल्कुल जैसे पाइप होते हैं इस तरह से ये ट्यूब है। और इस ट्यूब के लास्ट में, इस ट्यूब के लास्ट में एक कॉनकेव मिरर लगा दिया गया है भाई। और मैंने इसीलिए वीडियोस मिरर्स की भी लॉन्च करी थी भाई, मैंने अपलोड करी हैं वीडियोस मिरर की भी, ताकि आपको थोड़ा बहुत मिरर के बारे में पढ़ना हो तो आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है भाई, मैं इतनी बात बताऊंगा बस आपको। मिरर पर, ये मिरर का केस है इस तरह से, ये कॉनकेव मिरर है। और ये कॉनकेव मिरर जो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, ये कॉनकेव मिरर मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। मिरर्स तो बहुत बड़े लिए जा सकते हैं भाई, बहुत बड़े मिरर बनाए जा सकते हैं, और इसलिए बहुत हाई रिजोल्विंग पावर होगी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की भाई। कॉनकेव मिरर है इस तरह से, और कॉनकेव मिरर के इस केस में भाई इनफिनिटी से आप चीजें देखेंगे इस ट्यूब के अंदर से। जैसे ये पेन है और इसमें ये होलो होता, तो आप इस तरह से इनफिनिटी से चीजें देखेंगे अगर, तो इनफिनिटी से रेज आएंगी, और इनफिनिटी से रेज आएंगी पैरेलल में। तो इनफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से। पैरेलल आने वाली जो ये रेज हैं, पैरेलल आने वाली ये जो रेज हैं, ये रेज इस पर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस की तरफ जाना चाहेंगे भाई, फोकस की तरफ जाना चाहेंगे इस तरह से, फोकस की तरफ जाना चाहेंगे अपनी। लेकिन रास्ते में ना मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया है यहाँ पर, मैंने इन लाइट्स के रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया है यहाँ पर। तो ये जो पैरेलल लाइट आई है, ये इस मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन इस कॉनकेव मिरर की फोकस पर जाना चाहती थी मैं, इस कॉनकेव मिरर की फोकस पर जाना चाहती थी इस तरह से भाई। ये आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट करती, कहां पर, इस कॉनकेव मिरर की फोकस पर जाकर इंटरसेक्ट करती। जानते हैं आप मिरर के केस में इनफिनिटी से लाइट पैरेलल आने वाली इमेज फोकस पर बनती है भाई। लेकिन इस प्लेन मिरर ने ये 45 डिग्री के एंगल पर रख दिया गया है, इस लाइट को यहां की तरफ बेंड कर दिया, इसको यहां की तरफ बेंड कर दिया इस तरह से। और भाई जिस पर देख लीजिए 2 एरो लगा रहा हूं इस वाली रेज पर, वो ऊपर से आई उस पर 1 एरो लगाया है। इस तरह से ये रेज आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर एक मैंने क्या रखा है भाई, कॉन्वेक्स लेंस रखा है। और ये कॉन्वेक्स लेंस आपके लिए क्या है, आई पीस है यहाँ पर, और इससे ये रेज जो थी वो कन्वर्ज होंगी, और हम ऑब्जर्वर है, हमारी आईज में ये पहुंचेंगी। इस तरह से यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आईज में ये पहुंचेंगी इस तरह से, ऑब्जर्वर की आईज में ये पहुंचेंगी इस तरह से। तो ये ऑब्जर्वर की आईज में ये लाइट पहुंचेंगी इस तरह से, और एक इमेज क्या होगी, दिखाई देगी ऑब्जर्वर को यहाँ पर नहीं। ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर देखने वाला इस तरह से। तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है वो एक मिरर से बनाया गया है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहलाता है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रे डायग्राम लिख देता हूं भाई ऊपर कि भाई इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भाई। पेपर में, बोर्ड में बहुत बार इनके ये रे डायग्राम बनाने आएंगे। मैग्निफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है भाई, इनकी मैग्निफिकेशन में कोई बदलाव नहीं, ये माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ ई भाई, उसी तरह से मैग्निफिकेशन रहेगी जो होती है रिफ्रैक्टिंग वालों में। इसकी कुछ फोकस, इसकी कुछ फोकस, बस उससे रिलेटेड होती है। इस तरह से ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, और ये न्यूटन का बनाया हुआ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। एक और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, एक और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है भाई। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की रे डायग्राम पूछे जाएंगे, रिफ्रैक्टिंग के रे डायग्राम, मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन बीटा बाई अल्फा से, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे भाई। दूसरा है कैसीग्रेन टेलीस्कोप भाई, दूसरा है कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कैसीग्रेन का टेलीस्कोप कैसा था
रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है इस तरह से। लेकिन क्या खास बात देखने को मिलेगी यहाँ पर, एक बार फिर एक ट्यूब बना लीजिए। आप घर पर बना सकते हैं इस तरह का टेलीस्कोप में, चाहे न्यूटन का हो चाहे कैसीग्रेन का हो, घर पर टेलीस्कोप बनाया जा सकता है। आप बस एक ट्यूब बना लीजिए इस तरह से, कोई पाइप कंसीडर कर लीजिए या फिर गत्ते से कोई इस तरह का फ्रेम बना लीजिए जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा है आपको। तो मतलब इस तरह की एक ट्यूब बना लीजिए भाई, पाइप बना लीजिए एक तरह से भाई। तो जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना भाई, बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो कॉर्क होती है डिब्बे में आती है, गोल गोल सा डिब्बा होता है इस तरह से, तो बिल्कुल वो आर पार खोल दिया जाए तो एक होलो इस तरह का पाइप बन गया। सर्कुलर होगा, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह का एक पाइप बनाया गया। और भाई इसके लास्ट में आपने एक कॉनकेव मिरर फिर रख दिया है, बीच में गैप है भाई, होल है इस मिरर के बीच में भाई, बीच में इस मिरर के होल है भाई इस तरह से। ये फिर एक कॉनकेव मिरर रखा गया है भाई यहाँ पर, ये फिर एक कॉनकेव मिरर रखा गया है यहाँ पर। और ये जो कॉनकेव मिरर है यही आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस है भाई इस तरह से, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इन्फिनिटी से लाइट आई है भाई, इन्फिनिटी से लाइट आएगी पैरेलल, तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो पैरेलल आएगी भाई। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और लाइट आएगी पैरेलल इन्फिनिटी से भाई। तो इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल आई है, इस कॉनकेव मिरर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी फोकस पर आना चाहेंगी, इसकी फोकस पर आने नहीं देना भाई आपको। और आपने एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर भाई, इस कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर जाना चाहती थी, लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया गया, इसने इन्हें वापस की तरफ ऊपर की तरफ वापस बेंड कर दिया है, बाहर लाइट्स पहुंचेंगी भाई। हमें तो ऑब्जर्वर के पास लाइट चाहिए बहुत सारी, और ये आईपीस रख दिया गया है यहाँ पर, ये एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर आईपीस बन गया है, ये लाइट को कन्वर्ज कराएगा। और यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है भाई देखने के लिए, ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट पहुंची है, ऑब्जर्वर को इन्फिनिटी से वो स्टार, प्लैनेट, लूनर एलिप्स, सोलर एलिप्स दिखाई देंगे और इस तरह से देख पाएगा भाई वो इन्फिनिटी वाले उस ऑब्जेक्ट को भाई। तो क्योंकि ये मिरर एक ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बड़े बनाए जा सकते हैं, इसलिए लाइट गैदरिंग पावर, रिजॉल्विंग पावर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की हाई होती है। ये एडवांटेज है, मैं एडवांटेज गिनाता हूं आपको एक बार गिनती से, आप नोट करेंगे अपने नोट्स में। नंबर एक बात ये है भाई कि नंबर एक बात ये है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आर have less cost भाई, सस्ते हैं भाई। मिरर्स आर चीपर देन लेंस, तो इनकी लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है भाई, लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एडवांटेज बता रहा हूं। नंबर दो बात भाई लेस वेट है, क्योंकि मिरर यूज करे गए हैं, लेंस से वेट में कम होंगे। नंबर तीन बात भाई एज ऑब्जेक्टिव इज अ मिरर, एज ऑब्जेक्टिव इज अ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक मिरर है, सो लार्ज मिरर्स कैन बी सिलेक्टेड या चूजन, लार्ज मिरर्स कैन बी chosen as objective, chosen as objective to increase resolving power, लिखिएगा आगे to increase resolving power में। चौथी बात भाई ये है free from chromatic aberration, free from chromatic aberration, chromatic aberration से free है भाई ये। मैं आपको बता दूं क्रोम का मतलब यहाँ पर कलर से है। लेंस में क्या होता है, अलग अलग कलर की लाइट आएगी तो अलग अलग उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आपने प्रिज्म में पढ़ा था ऐसा, रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों लाइट आई है, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था भाई।
अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट अलग अलग एंगल पर बेंड होंगी, यानी अलग अलग कलर की लाइट, व्हाइट लाइट जब आती है, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर कलर अलग अलग एंगल पर बेंड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम होगा, लेकिन अलग अलग फोकस सबकी अलग अलग होगी। भाई आप जानते हैं कॉन्वेक्स, एक लेंस की फोकल लेंथ लिखी जा सकती है लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/r1 - 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। तो भाई r तो सबके लिए सेम है, लेंस तो सेम है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना जो लेंस का, वो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ हर एक लाइट का अलग अलग होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण फोकल लेंथ अलग अलग है भाई। अलग अलग फोकस पर कन्वर्ज होंगी अलग अलग लाइट, मल्टीपल इमेजेस बनेगी, ब्लर दिखाई देगा भाई आपको, इसे क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। लेकिन यहां तो ऑब्जेक्टिव एक मिरर यूज किया गया है, हर एक लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, हर एक का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम, कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, एक ही इमेज दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी भाई। इस तरह से एक और बात लिखी जा सकती है कि भाई पैराबोलॉइडल मिरर्स कैन बी यूज्ड, पैराबोलॉइडल मिरर कैन बी यूज्ड, पैराबोलॉइडल मिरर कैन बी यूज्ड, पैराबोलॉइडल मिरर कैन बी यूज्ड to reduce spherical aberration, to reduce spherical aberration। भाई ये हो सकता है ये वाली एडवांटेजेस अब आपसे ना पूछी जाएं, क्रोमेटिक और ये वाली, क्योंकि मिरर का टॉपिक कट गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई थोड़ा सा बता देता हूं, पूछ ली जाए भाई, हो सकता है कह दे कि हमने तो एडवांटेजेस पूछी है, मिरर के न्यूमेरिकल थोड़ी पूछी है भाई, बोर्ड का क्या भरोसा भाई। ये कॉनकेव मिरर है ना अगर इस तरह का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना अगर इसकी, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज हैं इन्हें कहते हैं पैरेक्सियल रेज, इन्हें कहते हैं पैरेक्सियल रेज, और ये पैरेक्सियल रेज सारी एक ही फोकस पर लगभग पहुंच जाएंगी। लेकिन जो थोड़ी और दूर वाली रेज है भाई, इस तरह से जो बहुत ऊपर की रेज होती हैं उन्हें कहा जाता है मार्जिनल रेज, और ये मार्जिनल रेज थोड़ी सी फोकस से पहले आती हैं, सारी लाइट्स एक ही फोकस पर नहीं आती, इसीलिए हम शुरू से कहते हुए चलते हैं भाई, हम जो मिरर और लेंस पढ़ रहे हैं वो स्मॉल एपर्चर के पढ़ रहे हैं, बड़े नहीं पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाली रेज मिरर में उस फोकस पर नहीं आ पाती जिस फोकस पर नीचे वाली आ रही है, इससे तो फिर मल्टीपल फोकस हो गई, मल्टीपल इमेज बनेगी भाई। लेकिन मिरर में ये चीज दूर की जा सकती है भाई, पैराबोला शेप का मिरर यूज कर करके, पैराबोला शेप का मिरर यूज करेंगे, इसकी एक ही फोकस होती है, सारी की सारी रेज जो होंगी वो एक ही फोकस पर पहुंचेंगी और इसलिए एक ही इमेज करेंगी। तो मैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पैराबोलॉइडल शेप का मिरर यूज कर स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कर सकता हूं। जो ये मिरर में दिक्कत आती है ना कि ये ऊपर वाली रेज और ये एक ही फोकस पर नहीं पहुंचती, इसे स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है। That's all about optical instrument। भाई हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट कर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर पहुंचकर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर आकर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर आकर खत्म किया इसे। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, प्रिज्म था, यहाँ पर रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर लेंस मेकर फॉर्मूला था। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर हर एक चीज को इकट्ठा करिए, पढ़िए बहुत बढ़िया तरह से। संडे टेस्ट कल नहीं होगा, कल मैं वेव ऑप्टिक्स की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और वेव ऑप्टिक्स की वीडियो के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इस सिलेबस को कवर करते हैं इस वीक में, इस मंथ में, उसके बाद हम रिवीजन में न्यूमेरिकल्स और 10 इयर्स की खूब प्रैक्टिस जानेंगे। टेस्ट हर संडे हुआ करेगा। थैंक्स।